अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, ठीक है, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम देखते हैं जी आगे एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन पहले मैं इसकी लिख लूँ। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज of velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. कि किसी बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को उसका एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको हम इस सिंबल ए से जाहिर करते हैं और मैथमेटिकली स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला हम लिखा करते हैं, मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखूं तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स इसे हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा वी से मुराद वही है कि वेलोसिटी में तब्दीली, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज का मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखते हैं a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब वी एफ से मुराद है फाइनल वेलोसिटी बॉडी की और वी आई से मुराद है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और t2 से मुराद है कि जहां पे बॉडी जा रहा था आपने उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उस वक्त जो टाइम था उसको आप t1 कहेंगे, और जहां तक आपने उसे ऑब्जर्व किया करते रहे उस टाइम को आप t2 कहेंगे। तो फिर उसका इंटरवल आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का जिक्र आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेक्टर है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी, ऑफ कोर्स होगी। इसकी जो डायरेक्शन है डायरेक्टेड अलोंग मोशन, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो मोशन की सिमत में हुआ करती है नॉर्मली। अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन है आगे चल के कि ये अलोंग द डायरेक्शन होगी या अपोजिट टू द डायरेक्शन होगी, इस पर भी डिपेंड करता है, उसको हम आगे जाके देखेंगे। तो बहरहाल ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद आप इसका जो यूनिट है जी वो यहाँ से लिख सकते हैं। यूनिट देखिए यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट जो है वो था हमारे पास मीटर पर सेकंड, और टाइम है बटा, यहाँ पे टाइम है इसके बटे में तो इसको एक और सेकंड यहाँ पे हम लिखेंगे, सो दैट बिकम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको मीटर पर सेकंड भी पढ़ते हैं हम लोग। तो अब ये तो हो गई डेफिनेशन जो हमने इसको लिखना है, इसकी ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहलाती है। क्वांटिटेटिव से मुराद ये है कि इसकी क्वांटिटी अब कैसे मेजर करते हैं, ये कितना होता है। अब क्या होता है फिजिकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, या इसके अंदर जो फिजिक्स है वो क्या चीज है इसको हम देखते हैं जी। देखें, इसमें दोबारा से अगर मैं आपको उसी गाड़ी की एग्जांपल दूं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास एक गाड़ी थी, ठीक है, वो यहाँ से इस पॉइंट से जो है वो चलना शुरू हुई थी, ये ओरिजिन था, और जब हमने इसे ऑब्जर्व किया तो फर्ज करेंगे वो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ मौजूद थी, ओवर हियर, ठीक है जी, यहाँ पे ये मौजूद थी। यहाँ पे जब हमने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो इसका जो टाइम है वो हम t1 ले लेंगे, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है उसे आप vi कहेंगे, या v1 भी बाद औक़ात हम इसे लेते हैं, ठीक है। और आपने इसको कुछ देर के लिए ऑब्जर्व किया और ये गाड़ी यहाँ पर एक और पॉइंट तक पहुँच गई। इसी दौरान में फर्ज करेंगे इस पॉइंट तक चली गई, और आप जो टाइम था जो आपने देखा उस वक्त के टाइम को अब आप t2 कह लेंगे, और इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी थी दैट वाज vf, फर्ज कर लें इस तरह से था। तो अब जो कि वेलोसिटी इसकी चेंज हुई है, तो जब वेलोसिटी चेंज हुई तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आया। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गाड़ी जो है वो जा रही है, मिसाल के तौर पर आप मोटरसाइकिल पे हैं या गाड़ी पे हैं, तो आप देख रहे हैं
गाड़ी खड़ी हुई थी, आपने उसे स्टार्ट किया और उसके बाद आपने उसका क्लच छोड़ना शुरू किया और इधर से एक्सेलरेटर दबाया, जिसको आप आमतौर पे जो ना हम जो है वो रेस कहते हैं। तो जैसे ही आप उसको जो है ना क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी जो है वो चलना स्टार्ट करती है। अब उसकी सुई जो है ना मीटर के ऊपर जब आप देखते हैं तो उसकी सुई ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, 10, 15, 20, 25, 40, 50 इस तरह से ऊपर की तरफ जो है सुई चढ़ना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो यानी चेंज हो रही हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। तो लिहाजा हमने इसको कहा कि इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। अब इसका जो आपने एक्सेलरेशन यहां से निकालना होता है, इसी तरह से देखें यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा उसे आप डेल्टा वी कहेंगे, डेल्टा वी, दैट विल बी डेल्टा वी, और इसको आप कहेंगे वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ पे आप मिसाल भी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी दैट वाज 5 मीटर पर सेकंड, और जब इसको आपने ऑब्जर्व करना छोड़ा, जहां तक आपने इसे ऑब्जर्व किया, तो उस वक्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो फर्ज करें हो गई थी 10 मीटर पर सेकंड। जब शुरू में टाइम था वो आपके पास फर्ज करें 2:15 और 10 सेकंड थे, और जब आपने इसे ऑब्जर्व करना छोड़ा तो उस वक्त 2:15 और 15 सेकंड थे, फर्ज कर लेते हैं, ऐसे हम मान लेते हैं। तो अब आप देखें यहां से जब आप डेल्टा टी लेंगे, डेल्टा टी टाइम, तो T2 माइनस T1 होगा। देखें 2:15 तो वैसे हो गया, यहाँ 15 सेकंड है, यहाँ पे 10 सेकंड थे। तो इसका मतलब जब आप इसका चेंज निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो आपके पास टाइम आएगा 5 सेकंड्स। और इसी तरह से जब आप इसकी चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो ये भी इसी तरह से वी एफ माइनस वी आई आप करेंगे, वी एफ माइनस वी आई। तो 10 में से आप 5 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 5, सो दैट बिकम्स 5 मीटर पर सेकंड। तो जो डेल्टा वी है आपके पास वो भी अपना 5 मीटर पर सेकंड आया, और जो डेल्टा टी है वो भी 5 था। तो इसका मतलब ये हुआ इस दौरान जो बॉडी का एक्सेलरेशन था दैट वाज 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, ठीक है। तो ये बना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड हम इसे पढ़ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसके अंदर एक्सेलरेशन था। अब इसी तरह से ये तो हमने कहा कि स्पीड इसकी इंक्रीज हो गई थी। जब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब चेंज हो रही है। अब स्पीड तो उस वक्त भी जो है ना सॉरी वेलोसिटी तो उस वक्त भी चेंज हो रही होती है कि जब बॉडी जो है अपना स्टॉप करता है, रुकता है। तो फर्ज करें कि आप इस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे थे, आप इसको फर्दर एक और इंटरवल अगर मैं यहाँ पे बना दूं इसका, तो फर्ज करें हमने इसे कुछ आगे तक ऑब्जर्व किया, तो ये गाड़ी जो है आगे जाते हुए इसने ड्राइवर ने जो है ब्रेक अप्लाई किया और अगले कुछ टाइम के अंदर जो है ना ये जाके रुक गई। ये यहाँ पे इसका जो टाइम है इसको आप T3 कह लेंगे, और इस वक्त जो इसकी स्पीड है उसको जो है ना आप अब फर्ज करें इसको जो है ना हम 1, 2, 3 की शक्ल में ले लें, तो V1, इसको आप V2 और यहाँ पे आप V3 कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये रुक गई हुई है तो इसको आप 0 ले लें मिसाल के तौर पर। तो अब जब यहाँ पे आप देखेंगे जो टाइम था वो फर्ज करें अब हो गया था 2:15 और 20 सेकंड हो गए थे। यानी यहां से जब ये चला था तो ब्रेक्स इसने अप्लाई किए थे, ब्रेक्स अप्लाई कर दिए इसने, ब्रेक्स अप्लाई किए इसने। तो जब ब्रेक्स अप्लाई किए तो गाड़ी रुकना स्टार्ट हो गई। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जब आप इसका चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा वी, फाइनल अब यहाँ पे आपके पास V3 है और इनिशियल जो है ये आपके पास V2 आप कहेंगे। तो फाइनल आपके पास 0 है और इनिशियल आपके पास 10 थी। तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा V जो है हमारे पास वो निकलेगा -10 मीटर पर सेकंड। और डेल्टा टी अगर आप यहाँ से आप गौर करेंगे, डेल्टा टी टाइम इंटरवल, तो यहाँ 15 सेकंड थे, यहाँ 20 हो गए। तो इसका मतलब वंस अगेन दिस इज 5 सेकंड्स, तो ये 5 सेकंड थे। तो अब जब यहाँ पे आप इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये आएगा -10 डेल्टा वी मीटर पर सेकंड में, और जो इसको टाइम लगा था दैट वाज 5 सेकंड्स। तो इसका मतलब ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब देखें यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो माइनस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो यही वजह है कि ये जो एक्सेलरेशन है इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव।
इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रेक अप्लाई करते हैं हम या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन और जो पहले था जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी दैट वाज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इसे आप कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये दो तरह का हो गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या क्या हुआ कि जिस एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो उसे आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो उसे आप नेगेटिव कहते हैं। इनमें फर्क सिर्फ ये है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जो डायरेक्शन है इसकी वो होती है अलोंग द मोशन। इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी इसकी व्हेन इट इज पॉजिटिव तो अलोंग द मोशन होगी, और जब ब्रेक अप्लाई हो रही होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उस वक्त इसकी जो डायरेक्शन है ये रिवर्स होती है, अपोजिट टू द मोशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी डायरेक्शन के हवाले से आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वो अलोंग द मोशन होगा, और डिक्रीजिंग होगा तो फिर इस तरह से होगा। अच्छा, अब ये तो हो गई इसकी दो टाइप्स। अब यहां से जो है ना हम इसकी फर्दर जो चीजें हैं वो समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने देखा कि इसकी हमने वेलोसिटी चेंज किया। वेलोसिटी में हमने क्या चेंज किया? देखें, गाड़ी जो है यहाँ पे स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, एक सीधी डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, यानी सिर्फ यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है ना वो चेंज किया है। जबकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये बॉडी इस तरह से जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर दे, जस्ट लाइक दिस, कि गाड़ी जो है वो पहले यहाँ पे था, गाड़ी यहाँ पे थी, पहले इस पॉइंट के ऊपर थी, अब जो है ना गाड़ी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जब चली जाएगी तो भी जो है ना इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, और जब ये यहाँ पे होगी, फर्ज करें इस तरह से ये राउंड इसने पाथ जो है ना वो ले लिया हुआ है इस तरह से, तो अब आप देख रहे हैं कि गाड़ी जो है वो यहाँ पे ऐसे आप कह सकते हैं कि इस तरह से ये जा रही थी, यहाँ पे ऐसे थी, और इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही थी। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो सर्कुलर पाथ है ना, यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ है, तो इस वक्त अगर फर्ज करें कि ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, अब ये चेंज ना भी हो, 10 रहे, तो आप ये देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो है ना यहाँ पे चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की जब डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसका मतलब उसमें चेंज इन वेलोसिटी आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा। बेशक जो है ना ये स्पीड कांस्टेंट है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स होगा। तो बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर जब मूव करता है, अगर वो फिक्स स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा तो फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही होती है, तो लिहाजा वहां पे भी एक्सेलरेशन होगा। और उस डायरेक्शन, उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जब बॉडी है तो इसकी जो एक्सेलरेशन और डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होगी, इस तरफ यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे टेंजेंशियल होगी, इधर आएंगे तो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है वो चेंज हो रहा होगा, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होगी हर पॉइंट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जो एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो वेलोसिटी चूंकि दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो दोनों तरह से इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। फिर हमने ये देखा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, इसको आप रिटार्डेशन भी कहते हैं, इसी को रिटार्डेशन भी हम कहते हैं, रिटार्डेशन। अच्छा, इसी को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, या इसको डिसेलरेशन भी पढ़ते हैं समटाइम्स, डिसेलरेशन भी इसी को ही कहते हैं। तो इसके दो तीन नाम हैं, यानी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन, ये सारा एक ही चीज के नाम है। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो उस वक्त देना ये होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे एक और टर्म है इसी के साथ के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन समझ आ गई है तो फिर मेरा ख्याल है कि अब इनको डिफाइन करना आगे बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म से मुराद होता है सिमिलर, एक जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्वल इंटरवल्स के अंदर वेलोसिटी एक जितना चेंज हो रही हो, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो, यानी यहाँ पे 5 थी, इधर 10 हो गई, आगे 15 हो जाए, फिर 20 हो जाए, फिर 25 हो जाए, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अगर ऐसा नहीं है, इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल नहीं चेंज हो रहा, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो हम इसको ऐसे हिंट की शक्ल में यहाँ लिख सकते हैं कि
इक्वल चेंज इन वेलोसिटी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल या इंटरवल ऑफ टाइम मैं इसमें लिख सकता हूं, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा। फिर इसके यूनिट्स और बाकी सारी चीजें जो है वो उसी तरह से आएंगी। और अगर यहाँ पे आप नॉन यूनिफॉर्म करेंगे तो इसी डेफिनेशन को आप यहीं से जो है वो चेंज कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में हो जाएगा अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, के वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स के अंदर अनइक्वल चेंज हो, एक जैसी चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर कि पहले इंटरवल के अंदर ये वेलोसिटी 5 चेंज हुई, अगले में 7 हो जाए, फिर अगले में 3 हो जाए, फिर अगले में 10 हो जाए, टाइम इंटरवल एक जैसा हो, यानी 5 सेकंड फिर 5 सेकंड फिर 5 सेकंड, अगर फर्ज कर लें इस तरह से है, तो इस दौरान में इसकी जो वेलोसिटी है वो अनइक्वली चेंज हो रही होगी, फिर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। और आखिरी फिर इसके हवाले से जो चीज है वो है जी एवरेज एक्सेलरेशन, कि एवरेज आप किस तरह से लेंगे। तो ये भी सेम उसी तरह से जैसे आप वेलोसिटी के लिए कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको अगर लिखूं एवरेज एक्सेलरेशन, तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करेंगे कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो इसको आप कहते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, या इसको मैं जस्ट टोटल टाइम लिख सकता हूं। तो इसको हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। कि मिसाल के तौर पर आपने बॉडी को 2-3 इंटरवल्स में जो है वो देखा, ठीक है, पहले इंटरवल के दौरान उसने कुछ टाइम लगाया और उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, फिर इसी तरह से दूसरे इंटरवल के अंदर, तीसरे इंटरवल के अंदर उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हुई। तो फिर इन सब को जो है ना आप क्या करेंगे, जो तमाम चेंजेस आ रहे हैं उनको आप कलेक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और उसको टोटल टाइम से आप डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट एक्सेलरेशन, जिसको आप एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। जी, तो अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, इससे क्या मुराद है। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई बॉडी जो है वो ज़मीन की कशिश की वजह से डाउनवर्ड फॉल करता है या ज़मीन की तरफ जो है वो फॉल करता है, फ़र्ज़ करें कि ये ज़मीन है, अर्थ है, दिस इज़, और अगर आप इसके एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर रहते हुए एक ख़ास हाइट से जो है वो कोई जिस्म छोड़ें जिसका मास m हो, तो हम देखते हैं कि वो ज़मीन की तरफ इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है। तो जब ये ज़मीन की तरफ मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो दरअसल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका वेट, जिसे आप W=mg से जाहिर करते हैं। तो अब जब ये मूव करती है, बॉल है या कोई भी बॉडी है, तो ये ज़मीन की कशिश की वजह से यानी ग्रेविटी की वजह से जब मूव करती है तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन produced in a body moving under the force of gravity is called acceleration due to gravity। इसको स्टूडेंट्स हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g, इसके साथ। इट हैज कांस्टेंट वैल्यू या इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट near the surface of earth, जमीन की सरफेस के करीब करीब इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, और इसको आप लेते हैं 9.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बात की है कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन की सरफेस के करीब करीब जो है ये वैल्यू
कांस्टेंट रहेगी और इसको 9.85 हम लिखते हैं, और ये भी सी लेवल के ऊपर जो है ना ये वैल्यू है इसकी। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सरफेस वर्क से जो है वो ज्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे, ज्यादा हाइट्स के ऊपर जाएंगे, तो इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, फिर ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से अगर आप जमीन के अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो भी जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, और सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जाके इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इसको थोड़ा सा जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये कांस्टेंट किस तरह से रहता है, ठीक है, इसकी वैल्यू सेम किस तरह से है। देखिए, जब आप बॉडी को यहां से छोड़ते हैं, मिसाल के तौर पर यहां से हमने इसको ड्रॉप किया, तो इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो तो साफ जाहिर है इसकी 0 होती है जब हम इसे यहां से ड्रॉप करते हैं। अब जब हम इसको यहां से छोड़ते हैं तो ये इसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना शुरू कर देती है। जी, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि जब ये बॉडी यहां से गिरेगा नीचे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हम ऐसे ले लेते हैं कि फर्ज करें कि 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई थी, फिर अगले सेकंड बाद जो है ना इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई थी, फिर इसी तरह से 30 मीटर पर सेकंड हो गई थी, फिर इसी तरह से 40 मीटर पर सेकंड हो गई थी, और इस तरह से ये कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। तो अब हम इन इंटरवल्स के दौरान जो है इसका एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करके देखें, तो पहला जो इंटरवल है यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये होता है जी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम करते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास 10 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम हमने 1 सेकंड का लिया हुआ है इंटरवल। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इसका निकला, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन निकला। इसी तरह से जब आप दूसरे इंटरवल के लिए देखेंगे, यानी जब ये यहां से इस दौरान ये मूव कर रहा है, यानी जब इसकी वेलोसिटी 10 से 20 हो रही है, तो इसके दौरान इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको अगर मैं a2 का नाम दे दूं, तो इसी तरह से डेल्टा v और डेल्टा t आप निकालेंगे। अब डेल्टा v से मुराद फिर उसी तरह से फाइनल माइनस इनिशियल है, तो फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल 10 है, तो यहाँ पे आएगा जी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो 1 सेकंड था, सो दैट बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट इंटरवल के लिए देख सकते हैं कि जब इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 से 30 की तरफ गई है, तो फिर इसका एक्सेलरेशन जो है वो a3 हम कहेंगे। ये फिर उसी तरह से डेल्टा v और डेल्टा t होगा, और फिर फाइनल माइनस इनिशियल यानी 30 माइनस 20 करेंगे तो फिर ये 10 आएगा। तो इसको जो है ना आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वंस अगेन आप देखेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आप जितने मर्जी इंटरवल्स के दौरान इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स ये मैंने रफ वैल्यूज ली है, क्योंकि जो असल में इसकी वैल्यू 9.85 है, इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है ना इसको हम राउंड ऑफ करके 10 भी जो है वो लिया करते हैं, तो इस वजह से मैंने इसकी कैलकुलेशन उसी हिसाब से आपको करके दिखाई है कि ये इस तरह से हम कहते हैं कि कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि जब भी कोई बॉडी जो है वो जमीन की तरफ आ रहा होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही होती है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है, ठीक है। तो ये आपके पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आखिरी एक चीज वेलोसिटी के हवाले से जो है ना एक टर्म है, उसको भी हम देख लेते हैं। वेलोसिटी जो हमने डिस्कस की है पिछले उसके अंदर, तो उसमें एक टर्म है जो आपके यहाँ पे साइड इंफॉर्मेशन में दी हुई है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के इससे क्या मुराद है? देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई बॉडी जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है, फर्ज करें कि यहाँ पे आपके पास एक इस तरह से जाना कोई बंदा है जो छाता लेके जो है वो नीचे उतर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से इसके आप यहाँ से बंदा जो है वो फर्ज करेंगे ऐसे बना लें कि ये छाते के जरिए ना नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब ये ऊपर से नीचे गिरता है, यानी जब ये फर्ज करें कि जहाज से इसने छलांग लगाई या किसी ऊपर वाली बिल्डिंग से छलांग लगाई, तो जब ये नीचे की तरफ आता है ना, तो इसका वेट जो है वो इसे डाउनवर्ड ड्रैग कर रहा होता है, ठीक है, वेट इसे नीचे की तरफ खींच रहा होता है, और इसके ऊपर हवा की रेजिस्टेंस जो है ना वो ऊपर की तरफ होती है, अपवर्ड होती है।
इसे आप एयर फ्रिक्शन कह सकते हैं। इस एयर फ्रिक्शन को या इस रेजिस्टिव फोर्स को जो है वो ड्रैग फोर्स कहा जाता है। और स्टोक एक साइंटिस्ट थे, उसके कानून के मुताबिक आप ये फोर्स निकाल सकते होते हैं, ठीक है। और वो फोर्स है बेसिकली 6 पाई ईटा आर इंटू वी से मुराद यहाँ पे स्पीड होती है। तो स्टूडेंट्स वेट इसको डाउनवर्ड खींचता है, ये वाली फोर्स उसको जो है ना रेजिस्ट करती है। तो जब ये नीचे की तरफ आता है बॉडी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड जो है ना कम होना शुरू हो जाती है और ये एक कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेता है। एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जनाब ये नीचे आता है। वो जो कांस्टेंट स्पीड है कि जिसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती है और बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट उसके साथ नीचे आ रहा होता है, इस स्पीड को ना आप कहते हैं इसकी टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये बेसिकली लॉज है वो फ्लूइड्स के लिए है, यानी लिक्विड के अंदर से जब आप कोई चीज डालते हैं, मिसाल के तौर पर आप डीजल के अंदर से कोई गोली डालते हैं तो वो ऐसे नीचे की तरफ जा रही होती है, तो उसके ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो एक्ट कर रही होती है। और इसी तरह से दूसरे लिक्विड के अंदर भी जब कोई चीज मूव करती है तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स होती है जिसे आप ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो ये उसी के हवाले से एक टर्म यहाँ पे ऐड की हुई है, टर्मिनल वेलोसिटी से हम कहते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।